हम लोग का टेबल में रूल नहीं है तो इसमें अलाउ सुनाई दे रहा अगर हम लोग का एक सेकंड तो अगर हम लोग का रूल नहीं है रूल एंड रेगुलेशन तो सर्टेन रूल हम लोग को चाहिए होता है अगर वो रूल नहीं है तो हम लोग का जो अनवांटेड डेटा है वो टेबल में इंसर्ट हो सकता है ओके जैसे यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ आप अगर देखोगे यहाँ पे ओके यहाँ पे देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 5 ऐसे करके है रोल नंबर हम लोग का ऑर्डर वाइज में करते हैं तो देखिए तो 1 से 5 तक है तो यहाँ पे हम लोगों का कोई रूल नहीं है सिंस वी डोंट हैव एनी रूल हियर तो हम लोग जब इंसर्ट करने जाएंगे स्टूडेंट टू स्टूडेंट वैल्यूज तो मैं रोल नंबर कॉलम में मान लीजिए 104 फिर से इंसर्ट करने के लिए जा रहा हूँ सेम रो देखिए यहाँ पे अलाउ कर दिया तो आप ही सोचो क्या सेम स्टूडेंट 2 टाइम्स एंट्री होना चाहिए या फिर सेम रोल नंबर के 2 स्टूडेंट होने चाहिए आप बोलोगे नेम सेम हो सकता है फीस सेम हो सकता है डेट ऑफ बर्थ सेम हो सकता है जेंडर सेम हो सकता है ओके एवरी ईच एंड एवरीथिंग कैन बी सेम बट क्या उसका रोल नंबर सेम हो सकता है नहीं तो यहाँ पे हम लोग का जो वैल्यू रोल नंबर डुप्लीकेट अलाउ किया बिकॉज कि हम लोग का कोई रूल नहीं है यहाँ पे हम लोग कोई भी डेटा इंसर्ट करवा सकते हैं मान लीजिए हम लोग अगर कुछ सर्टन रूल एंड रेगुलेशन हम लोग बना पाते तो जैसे कि डुप्लीकेट अलाउ ना करें जैसे कि नल वैल्यू अलाउ ना करें जैसे जो नेम है वो सारे अपर केस में आए तो अगर कुछ सर्टन रूल जो आप सोच रहे हो रूल होना चाहिए अगर वो रूल आप इम्प्लीमेंट करना चाहते हो देन आप वो सारे रूल कर सकते हो तो उसको बोलते हैं कॉन्स्ट्रेंट देखिए यहाँ पे इससे पहले मैंने 105 जो इंसर्ट किया था उससे पहले हम लोगों का टेबल पूरा हम लोगों को ठीक लग रहा था कोई डुप्लीकेट रोल नंबर नहीं था तो ऐसा नहीं है कि जो स्टेट में था वो स्टेट हम लोगों का हमेशा रहेगा जब हम लोगों का स्टेट चेंज होता है उस टाइम पे क्वालिटी जो है क्वालिटी ऑफ डेटा भी चेंज होने का चांसेस है जैसे हम लोगों का इससे पहले जस्ट मैंने ये जो रो इंसर्ट किया उससे जस्ट पहले हम लोगों का जो इंसर्ट हुआ है डेटा वो सारे सही थे बट आज सुन एज आई इंसर्ट ए वैल्यू देखिए 105 का जो रोल नंबर मैंने 1 सेकेंड इंसर्ट किया तो हम लोगों को लगने लगा कि डुप्लीकेट इंसर्ट हो गया ठीक है तो स्टेट जब भी चेंज होता है तब हम लोगों का क्वालिटी फ्लक्चुएट होने का चांसेस रहता है ओके जैसे आपको अगर बहुत जोर से भूख लगा है ठीक है फॉर एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूँ आपको बहुत जोर से भूख लग रहा है और आप कहीं पे जा रहे हो छोटा सा होटल है आप वहाँ पे बोले खाना देने के लिए वहाँ पे आपको उसने कुछ खाना दिया कुछ प्लेट वेज प्लेट सपोज वेज मील प्लेट तो आपको बहुत अच्छा लगा क्यों बहुत अच्छा लगा आप उस टाइम रियलाइज नहीं कर पाओगे क्यों आपको अच्छा लगा तो आपने खाया आपको लगा बहुत बढ़िया होटल है बहुत बढ़िया खाना देता है फिर आपने एक दिन प्लान करके आप लंच करने गए उस दिन आपको नॉर्मल भूख था मतलब ऐसे ओके ओके टाइप का उस दिन आपको खाना अच्छा नहीं क्यों क्योंकि जिस दिन आपने फर्स्ट टाइम खाया था उस दिन आपका स्टेट अलग था
स्टेट मीन्स आपका स्थिति अलग था। आपको बहुत ज़ोर से भूख लग रहा था, तो आपको जो भी खाना मिला, वो आपको बहुत स्वादिष्ट लगने लगा। लेकिन जब आप दूसरे टाइम गए, उस दिन आपका स्टेट अलग था, ठीक है? तो सेम चीज़, आपका जो डेटा इंसर्ट होता है टेबल में, वो किसी एक पर्टिकुलर स्टेट में आप बोल सकते हो कि डेटा हम लोगों का अच्छा है, क्वालिटी वाला डेटा है, बट वो जो स्टेट चेंज होगा, तो आपका डेटा भी चेंज होने का चांसेस है, क्वालिटी भी फ्लक्चुएट होने का चांसेस है। क्यों? क्योंकि स्टेट जो है डायनामिक कंपोनेंट है। स्टेट हमेशा चेंज होते रहता है, फिक्स्ड चीज़ नहीं है, स्टैटिक नहीं है, ठीक है? आपका स्टेट हमेशा बदलते रहता है। जब कभी भी स्टेट चेंज होगा, आपका जो है डेटा का क्वालिटी डिग्रेड होने का चांसेस है। ओके, तो वही चीज़ यहाँ पे लिखा है। तो क्वालिटी मेंटेन करने के लिए हम लोग को ओरेकल ने कांस्टेंट दिया है, या फिर आप बोल सकते हैं सर्टेन रूल, जो कि हम लोग इम्प्लीमेंट करके क्वालिटी डेटा को मतलब जो बैड क्वालिटी डेटा है उसको टेबल में आने से प्रिवेंट कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, आप अगर मान लीजिए कोई एग्ज़ाम देने जा रहे हो, सपोज़ यूपीएससी एग्ज़ाम, जो हम लोग का सबसे अच्छा माना जाता है इंडिया में, यूपीएससी एग्ज़ाम। तो आप जब जाते हो एग्ज़ाम देने के लिए, देयर इज़ सम रूल कि पर्टिकुलर ये बंदे एग्ज़ाम दे सकते हैं, या फिर कोई भी जाके एग्ज़ाम लिख सकता है? क्या क्राइटेरिया रहता है? क्या-क्या रूल है? मतलब इन जनरल नहीं, मतलब क्राइटेरिया मैच हो गया, सब कुछ हो गया। एग्ज़ाम के दिन कौन-कौन जाके एग्ज़ाम में बैठ सकते हैं? या फिर कोई कैंडिडेट विथ एडमिट कार्ड, जिनके पास एडमिट कार्ड नहीं है, आजकल आईडी कार्ड भी देख रहे हैं। एडमिट कार्ड विथ आईडी कार्ड अगर आपका नहीं है, तो आपको अलाउ नहीं किया जाता है एग्ज़ाम, करेक्ट? तो आपका वहाँ पे कुछ रूल चेक्स होते हैं, कुछ रूल लिखा गया है, मतलब कुछ रूल डॉक्यूमेंटेड है। जो रूल वेरीफाई होता है, अगर आप सैटिस्फाई करते हो, देन ओनली यू कैन अलाउ इनसाइड द एग्जामिनेशन हॉल, अदरवाइज दे विल नॉट अलाउ यू। Similarly, constant जो है certain रूल एंड रेगुलेशन है, which is provided by Oracle। आप अगर उस रूल को लगाते हो टेबल क्रिएट करते टाइम, अगर टेबल क्रिएट करते टाइम वो रूल आपने इम्प्लीमेंट किया हुआ है, देन जब ये डेटा इंसर्ट होगा उस टाइम पे ये वैलिडेट होगा। अगर वो रूल को सेटिस्फाई करेगा, तब जाके ये जो है आपका टेबल जो है अलाउ करेगा उसको इंसर्ट करने में, या फिर करवा इंसर्ट करने के लिए अलाउ करेगा, अदरवाइज अलाउ नहीं करेगा। ओके, तो डेटा इंटीग्रिटी, जैसे मैंने आपको बोला कि डेटा इंटीग्रिटी इज स्टेट इन व्हिच ऑल द डेटा वैल्यूज स्टोर्ड इन द डेटाबेस आर करेक्ट। डेटा इंटीग्रिटी एक ऐसा स्टेट है जिस स्टेट में हम लोग बोलेंगे, इंटीग्रिटी मतलब क्या है, जो उसका मर्यादा या फिर क्वालिटी ऐसे बोल सकते हो। तो वो एक स्थिति है, वो एक स्टेट है, जहाँ पे हम लोग बोलते हैं कि जो भी डेटा इंसर्ट होता है वो सारे करेक्ट, ओके, करेक्ट या फिर परफेक्टली इंसर्ट होता है, उसको हम लोग डेटा इंटीग्रिटी बोलते हैं। ओके, बट आपका स्टेट जो है, बट आपका जो स्टेट है, स्टेट इज ए डायनामिक कंपोनेंट विच इज ऑलवेज चेंज। ये आपका बोला गया है कि इंटीग्रिटी एक स्टेट है, इंटीग्रिटी एक स्टेट है जहाँ पे सारे डेटा करेक्ट होते हैं। बट फिर से बोल रहा है, स्टेट जो है, स्टेट एक कंपोनेंट, ऐसा कंपोनेंट है विच इज ऑलवेज चेंज, जो कि हमेशा चेंज होते रहता है। व्हेनेवर व्हेनेवर इट चेंज, जब भी ये चेंज होता है, तो क्वालिटी ऑल्सो फ्लक्चुएट, क्वालिटी भी फ्लक्चुएट होता है जब भी ये चेंज होता है। व्हेनेवर इट इज चेंज, तो क्वालिटी ऑल्सो फ्लक्चुएट। बट इन डेटाबेस क्वालिटी इज ए मेन फैक्टर, बट डेटाबेस में क्वालिटी जो है वो एक मेन फैक्टर है। ओके, डेटाबेस में क्वालिटी आपका मेन फैक्टर होता है। क्वालिटी डेटा अगर नहीं है डेटाबेस में, अगर क्वालिटी डेटा इंसर्ट नहीं हो रहा है, देन आपका जो बिजनेस है, वो बिजनेस का प्रॉब्लम हो सकता है। बिजनेस रन, जो भी वो लोग डेटा मैनिपुलेट करते हैं, जो भी डेटा को लेके एनालिसिस करते हैं, इवैल्यूएट करते हैं, उनको फिर प्रॉब्लम, क्वालिटी डेटा चाहिए उन लोगों को,
ओके। तो क्वालिटी डेटा को हमारे टेबल में इंसर्ट करवाने के लिए, फिर रूल्स एंड रेगुलेशन सेटअप करने के लिए, तो हम लोग के कुछ यहाँ पे कांस्टेंट दिए गए हैं। कांस्टेंट्स इन ओरेकल, क्या क्या कांस्टेंट्स है? कांस्टेंट्स इन डेटाबेस are used to create rules that restricts the values in a database। तो कांस्टेंट यहाँ पे दिया गया है कुछ रूल इंप्लीमेंट करने के लिए, जो कि रेस्ट्रिक्शन लगाता है अनवांटेड डेटा को इंसर्ट होने से। ओके, रेस्ट्रिक्शन लगाता है कि ये अलाउड नहीं होगा, अनवांटेड डेटा विल नॉट बी अलाउड इनटू द डेटाबेस। तो यहाँ पे कुछ प्री डिफाइंड हम लोग के टर्म्स हैं जो कि ओरेकल ने दिया है, आपको खाली यूज करना है टेबल क्रिएट करते में। बिलो आर द कंस्टेंट्स इन ओरेकल, क्या क्या है? नॉट नल, आप अगर नॉट नल यूज करते हो देन यू कैन इंसर्ट नल वैल्यू इनटू दैट कॉलम। आप जिस कॉलम में नॉट नल इंसर्ट करोगे आप वहाँ पे नल वैल्यू इंसर्ट नहीं कर सकते। यूनिक कांस्टेंट, आप जहाँ पे यूनिक कांस्टेंट दोगे वहाँ पे डुप्लीकेट वैल्यू अलाउ नहीं करेगा, बट नल अलाउ करेगा। बट प्राइमरी की क्या करता है? डुप्लीकेट को भी अलाउ नहीं करता है, नल को भी अलाउ नहीं करता है। ओके, यानी कि ये दोनों का कॉम्बिनेशन है। फॉरेन की क्या है? फॉरेन की कांस्टेंट क्या रूल सेटअप करता है? वो बोलता है कि आपका पेरेंट की यानी कि यूनिक एंड प्राइमरी की में जो भी वैल्यू है, बस वही वैल्यू इस कॉलम में इंसर्ट होगा, फॉरेन की कॉलम में। अदर देन दैट कोई नया वैल्यू इंसर्ट नहीं होगा, जो अपने पेरेंट कॉलम में है उसी को अलाउ करता है। फिर चेक कांस्टेंट कुछ खुद का कुछ रूल है, आप खुद बना सकते हो। जैसे अपर केस लेगा, जैसे डिविजिबल बाय 10 लेगा, जैसे ऑड नंबर इंसर्ट होना चाहिए, जैसे इवन नंबर इंसर्ट होना चाहिए। तो इस तरह से कांस्टेंट आप कांस्टेंट लगा सकते हैं। ओके, चेक कांस्टेंट। तो ये जो हम लोग कांस्टेंट के बारे में बात कर रहे हैं, वो टेबल क्रिएट करते टाइम हम लोग इस कांस्टेंट को डिक्लेयर करेंगे, लेकिन कैसे? जो कांस्टेंट है उसको टेबल तो क्रिएट करना हम लोग आता है, क्रिएट टेबल, टेबल नेम, कॉलम नेम, डेटा टाइप विथ कॉमा, फिर कॉलम टू, ऐसे करके ब्रैकेट क्लोज, सेमीकोलन, फिर टेबल क्रिएटेड हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे कांस्टेंट किस किस टाइम पे लिखा जाएगा? टेबल क्रिएट करते टाइम कहाँ पे? वो डिस्कशन करेंगे अभी। हाँ, उठ के बाद वो डिस्कशन करेंगे, सिंटैक्स कैसे होना चाहिए, कांस्टेंट का नाम कैसे हम लोग देते हैं, और दोस्तों सभी डिस्कस। ठीक है, 2 मिनट, 2 मिनट।
आसिम उनके साथ आसिम है। सॉरी, एक ये वो टेक्नीशियन एक आ गया था। ओके, सो यहाँ पे लिखा है क्या देखिए कि एवरी कांस्टेंट इन ओरेकल इज मैनेज बाय ए नेम इन मेटाडेटा। तो आपको हर एक कांस्टेंट के लिए एक नाम देना पड़ेगा, ठीक है? वो नेम जाके आपका स्टोर होगा मेटाडेटा के अंदर। मेटाडेटा मीन्स सिस्टम टेबल एक रहता है, उस सिस्टम टेबल में जाके स्टोर होगा। व्हेन वी डिक्लेयर कांस्टेंट वी कैन प्रोवाइड कांस्टेंट नेम। तो यहाँ पे देखिए वी कैन प्रोवाइड मतलब हम लोग नहीं देंगे तो भी चलेगा। If we do not provide, then Oracle will supply one system generated name. आप अगर खुद खुद से एक कांस्टेंट नेम नहीं देते हो, then Oracle अपने तरफ से एक कांस्टेंट नेम प्रोवाइड करता है। With a single schema और यूजर एक सिंगल यूजर के अंदर आपका एक कांस्टेंट का नाम अगर एक्स हुआ तो कोई भी टेबल में कोई भी कॉलम में आप उस कांस्टेंट का नाम यूज नहीं कर सकते। आप बोलोगे डिफरेंट टेबल में भी नहीं। एक बार एक नाम यूज कर लिए बस, दैट्स ऑल। फिर आपको डिफरेंट नेम देना पड़ेगा। ओके, तो डिक्लेरेशन हम लोग जब करते हैं, जैसे मैंने आपको बोला हम लोग तो टेबल क्रिएट करना जानते हैं, बट कैसे हम लोग कांस्टेंट डिक्लेयर करेंगे? वी कैन डिक्लेयर कांस्टेंट इन टू स्टाइल या टू लेवल। वन इज कॉलम लेवल जिसको इनलाइन स्टाइल बोलते हैं, दूसरा इज टेबल लेवल जिसको हम लोग आउट ऑफ लाइन स्टाइल बोलते हैं। तो पहला जो कि कॉलम लेवल है वो कैसे होना चाहिए, इस तरह से हम लोग डिक्लेयर करते हैं। क्रिएट टेबल, टेबल नेम जो कि हम लोगों को पता है, फिर ब्रैकेट स्टार्ट कॉलम, कॉलम सपोज कॉलम वन, फिर डेटा टाइप विथ यहाँ तक पता है। देन हम लोग क्या करेंगे, कांस्टेंट डिक्लेयर करेंगे, ठीक है? तो इसको हम लोग कॉलम लेवल बोलते हैं। इमीडिएटली आफ्टर योर कॉलम डिक्लेरेशन आप कॉमा नहीं देके अगर आप कांस्टेंट का नाम देके कांस्टेंट टाइप डिक्लेयर करते हो, देन इट इज नोन एज कॉलम लेवल डिक्लेरेशन। जैसे यहाँ पे आप अगर देखोगे, यहाँ क्या करते थे हम लोग, पहले कॉमा दे देते थे, बट अभी हम लोग कॉमा नहीं देंगे, हम लोग क्या करेंगे, कांस्टेंट, कांस्टेंट, फिर हम लोगों का कांस्टेंट नेम। तो ये ऑप्शनल है, ये ऑप्शनल है क्योंकि स्क्वायर ब्रैकेट में है, ये ऑप्शनल है। क्यों? हम लोग अगर कांस्टेंट देंगे, सॉरी कांस्टेंट नेम देंगे, तो अब जाके हम लोग को ये कांस्टेंट कीवर्ड यूज करना पड़ेगा। अगर कांस्टेंट नेम नहीं देते हैं तो कांस्टेंट कीवर्ड का कोई जरूरत नहीं। तो हम लोग पूरा टोटल ओमिट कर सकते हैं। अगर हम लोग ओमिट करते हैं तो ओरेकल अपने तरफ से एक कांस्टेंट नेम दे देगा सिस्टम जनरेटेड। ओके, तो कांस्टेंट कांस्टेंट नेम हो गया, फिर आपका कांस्टेंट, कांस्टेंट टाइप मतलब आपका नॉट नल, यूनिक कांस्टेंट, प्राइमरी की, फॉरेन की, चेक कांस्टेंट एंड सो ऑन।
ऐसा नहीं कि कॉलम 1 को मैं अगर कांस्टेंट कांस्टेंट नेम सॉरी मैं अगर कॉलम 1 में कांस्टेंट डिक्लेयर किया हूँ, तो ऐसा नहीं है कि मुझे सेकंड कॉलम में भी कांस्टेंट देना पड़ेगा। आप सेकंड कॉलम को विदाउट कांस्टेंट डिक्लेयर कर सकते हो। ओके, सेकंड थर्ड कॉलम ऐसे करके आप डिक्लेयर करोगे। ये हो गया आपका डिक्लेरेशन स्टाइल। तो आप हो सकता है आपको अगर चाहिए आप सेकंड कॉलम में भी दे सकते हो। ओके, तो इस तरह से आप डिक्लेयर करके nth कॉलम तक डिक्लेयर करोगे। देन आप क्या करोगे, कॉलम 1 कॉलम 2 nth कॉलम, ठीक है। यहाँ पे कॉलम n में डिक्लेयर किया गया है सिंटैक्स में। तो आप जो कॉलम को चाहिए उस कॉलम के जस्ट विड्थ के बाद आप कांस्टेंट डिक्लेयर कर देना। ओके, फिर टेबल लेवल क्या होता है, टेबल लेवल में आपका जैसे टेबल डिक्लेयर होता है, जैसे टेबल क्रिएट होता है, पूरा टेबल क्रिएट कर देना। ठीक है, टेबल लेवल मीन्स पूरा एंड में हम लोग का क्या होता है, ऐसे हम लोग का कुछ इस तरह से हम लोग लिखते थे, लास्ट वाले कॉलम में कॉमा नहीं देते थे और ब्रैकेट क्लोज करके सेमीकोलन। बट यहाँ पे आप लास्ट वाले कॉलम में कॉमा दोगे, फिर आप कांस्टेंट लिखोगे। ठीक है, अगेन ये जो कांस्टेंट कांस्टेंट नेम है ये आपका ऑप्शनल है, कांस्टेंट टाइप। लेकिन यहाँ पे आपका वो मेंशन करना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कॉलम 1 के इमीडिएट बाद कांस्टेंट नेम कांस्टेंट टाइप आपने डिक्लेयर किया है, सो दैट ये जो कांस्टेंट है इस कॉलम के लिए ये पता चल रहा है, क्योंकि डिक्लेरेशन यहाँ पे एंड हुआ है, इस कॉलम के साथ कंटिन्यूअसली चल रहा है, तो ये इस कॉलम के लिए डिक्लेयर हुआ है, पता चल रहा है। बट यहाँ पे हमारे n नंबर ऑफ कॉलम, इस कॉलम के लिए आप डिक्लेयर किए हो कांस्टेंट, वो नहीं पता चलेगा। कोई अगर बोलेगा फर्स्ट कॉलम के लिए, तो मैं बोल सकता हूँ सेकंड कॉलम के लिए। तो उसको जस्टिफाई करने के लिए यहाँ पे आपको कॉलम 1 या फिर कॉलम 2 देना पड़ेगा। कॉलम नेम, कॉलम 1 भी दे सकते हो, कॉलम 2 भी दे सकते हो, कोई भी कॉलम। ओके, इसको बोलते हैं टेबल लेवल, यानी कि सारे कॉलम डिक्लेयर कर देंगे, एंड में कांस्टेंट डिक्लेयर करके जिस कॉलम को हम लोगों को कांस्टेंट देना है ब्रैकेट के अंदर में उस कॉलम का नाम लिखें। और एक होता है कॉम्पोजिट कांस्टेंट। कॉम्पोजिट कांस्टेंट क्या होता है, सेम टेबल लेवल में हम लोग डिक्लेयर करते हैं। ठीक है, टेबल लेवल में डिक्लेयर करते हैं और लास्ट में हम लोग जो कांस्टेंट देते हैं, तो वहाँ पे एक कॉलम की जगह मल्टीपल कॉलम दे सकते हैं। तो ये कॉम्बिनेशन होके कंबाइन होके आपका कांस्टेंट बनाता है, तो उसको कंपोजिट बोलते हैं। ठीक है, वो कंपोजिट जब हम लोग डिस्कशन करेंगे, जब एक एक दो एग्जाम्पल, तब आपको कंपोजिट के बारे में थोड़ा आइडिया मिलेगा। फिलहाल अभी के लिए हम लोग नॉर्मल जो कॉलम लेवल में टेबल लेवल में डिक्लेयर करके देखते हैं। लेकिन यहाँ पे एक कंडीशन है, क्या, नॉट नल कांस्टेंट इज द ओनली कांस्टेंट व्हिच शुड बी डिक्लेयर एज इनलाइन और कॉलम लेवल। यानी कि नॉट नल को आप टेबल लेवल में डिक्लेयर नहीं कर सकते, सारे कॉलम डिक्लेयर करने के बाद एंड में आप नॉट नल कांस्टेंट डिक्लेयर नहीं कर सकते। ये ओनली आपका कॉलम लेवल है, जिस कॉलम में आप देना चाहते हो इमीडिएटली वो कॉलम डिक्लेयर होने के बाद आप दे सकते हो। सिमिलरली कंपोजिट कांस्टेंट जो है डिक्लेयर्स एट टेबल लेवल ओनली। कंपोजिट कांस्टेंट आपका कॉलम लेवल में नहीं होता है, टेबल लेवल में होता है। ठीक है, तो पहले एक एग्जांपल देखते हैं नॉर्मल कांस्टेंट का। जो हम लोग का स्टूडेंट टेबल था उसको रिक्रिएट करते हैं। चलिए मैं अभी ड्रॉप कर दूंगा, ड्रॉप स्टूडेंट, सॉरी ड्रॉप टेबल, टेबल स्टूडेंट। तो देखिए यहाँ पे मैंने लिखा कांस्टेंट, कांस्टेंट नेम मैंने दिया सपोज रोल नंबर एन, फिर कांस्टेंट टाइप मैंने दिया नॉट नॉट। ठीक है, फिर आपका आता है नेम, नेम का 220, फिर मैंने यहाँ पे
कांस्टेंट नेम नहीं दिया, डायरेक्टली कांस्टेंट टाइप दे दिया, तो इस केस में कांस्टेंट नेम जो है ओरेकल मुझे दे देगा। फिर हम लोग आता है फीस, फीस मान लीजिए फ्लोट 40, इसमें मैंने कोई कांस्टेंट दिया नहीं। डेट ऑफ बर्थ, डेट, इसमें भी कोई कांस्टेंट दिया नहीं। जेंडर चार 1, तो मान लीजिए यहाँ पे मैं कांस्टेंट दे रहा हूँ, कांस्टेंट, सॉरी, कांस्टेंट, आप कांस्टेंट कांस्टेंट नेम दे के दे सकते हो या फिर डायरेक्टली नॉट नल लिख सकते हैं। तो मेरा अगर सारे सिंटैक्स सही रहेंगे तो यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक है, ठीक है, कांस्टेंट का, तो इसीलिए एरर आ रहा है। सर स्क्रीन देखा था मैं। चलो, एक सेकंड। तो इस तरह से आप नॉट नल डिक्लेयर करोगे, जैसे मैंने लिखा था वैसे ही है। जेंडर में खाली आपका स्पेलिंग मिस्टेक था। हाँ, स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। तो जेंडर में खाली हम लोगों का, जेंडर में जो हम लोग दिए थे कांस्टेंट, उसमें स्पेलिंग मिस्टेक था, इसलिए नहीं हुआ था। बट इसी तरह से हम लोग कांस्टेंट डिक्लेयर करते हैं नॉट नल के लिए। नॉट नल का क्या काम है? जिस कॉलम में आप डिक्लेयर किए हो, उस कॉलम में आप अगर नॉल वैल्यू इंसर्ट करना चाहोगे तो नॉल वैल्यू अलाउ नहीं करेगा। तो अभी जब हम लोग इंसर्ट करने जाएंगे, तब हम लोगों को पता चलेगा कि एक्चुअल में जो नॉट नल है वो काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ओके, बाय डिफॉल्ट अगर आप इंसर्ट करते हो, अगर आप नल देते हो, बाय डिफॉल्ट आपका, अगर आप कोई वैल्यू सप्लाई नहीं करते हो तो क्या वैल्यू अलाउ करता था उस प्लेस में? नल, है कि नहीं? तो अभी आप अगर ओमिट करोगे तब भी अलाउ नहीं करेगा। आप अगर आपकी तरफ से नल NULL लिख के या फिर एम्प्टी स्ट्रिंग दे के भी ट्राई करोगे, वो भी अलाउ नहीं करेगा। यानी कि ओवरऑल आप जहाँ पे भी नॉट नल कांस्टेंट डिक्लेयर किए हो, जो 3 कॉलम में आपके रोल नंबर, नेम एंड जेंडर में, वहाँ पे कहीं पे भी आपका अलाउ नहीं करेगा नल वैल्यू। बाकी जिस जगह पे आपने नॉट नल नहीं दिया हुआ है, उस जगह पे आपका नल अलाउ करेगा, जैसे फी एंड डेट ऑफ बर्थ, उस जगह पे आपका नल इंसर्ट होगा। ओके, बाकी किसी भी जगह पे नल इंसर्ट नहीं होगा। एक सेकंड, ठीक है, ये टेबल क्रिएट हो गया। वो कांस्टेंट का स्पेलिंग था इसलिए एरर आ रहा था ऊपर में। अभी मैंने टिक कर दिया, टेबल क्रिएटेड। ओके, अभी मैं इंसर्ट करने जाऊंगा, इंसर्ट इनटू स्टूडेंट वैल्यूज। अगर मैं यहाँ पे नल वैल्यू दिया, मैं फर्स्ट क्या करता हूँ, मैं एक सही वैल्यू देता हूँ सब में। okay? मैं इसे लिख देता हूँ डेट। अभी देखिए वैल्यू अलाउ करेगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन अगर आप रोल नंबर हो गया या फिर नेम हो गया या फिर जेंडर हो गया, कहीं पे भी आप नल देने के लिए ट्राई करोगे तो आपको एरर आएगा कि आप इंसर्ट नहीं कर सकते। ओके,
देखिए आप अगर यहाँ पे नल इंसर्ट करते हो तो आपको एरर थ्रो करेगा कि कैनॉट इंसर्ट नल वैल्यू इनटू स्टूडेंट रोल नंबर कॉलम। स्टूडेंट टेबल में आपका जो रोल नंबर कॉलम है आप वहाँ पे इंसर्ट नहीं कर सकते। सेम आपका नेम के लिए, सेम आपका जेंडर के लिए। तो कहीं पे भी आपने नॉर्मल डिक्लेयर किया हुआ है वहाँ पे आपका नल वैल्यू अलाउ नहीं करेगा। ओके, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग दूसरे जो कंस्ट्रेंट है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। उसके बारे में डाउट है तो हाँ, हाँ पता ସେଟା ଗୋଟେ ନା, ସେଟାକୁ ତମେ x ବି ଦେଇପାର y ବି ଦେଇପାର nn ଦେଇପାର yy ଦେଇପାର, ସେମିତି କିଛି ସିଣ୍ଟାକ୍ସ ନୁହଁ ସେ। ଓକେ, ସେଟା ଗୋଟେ ମୁଁ ନାଁଟେ ସେମିତି ଦେଲି ହାଇଫେନ୍ ଦେଇକି କି ଅଣ୍ଡରସ୍କୋର ଦେଇକି, ତମେ ହାଇଫେନ୍ ଦେଇକି ଦେବାଂଶୁ ଲେଖିଦିଅ ଚଳିବ, ତମେ ହାଇଫେନ୍ ନ ଦିଅ ବି ଚଳିବ। ओके, लास्ट क्लास में हम लोग डिस्कशन कर रहे थे आईटीएल प्रोसेस क्या है। आईटीएल प्रोसेस के हिसाब से हम लोग का सर्विस डेस्क टीम है और हम लोग का एक सेकंड तो आईटीएल प्रोसेस के हिसाब से हम लोग का सर्विस डेस्क है, इंसिडेंट मैनेजमेंट है, प्रॉब्लम मैनेजमेंट है, चेंज मैनेजमेंट है, रिलीज मैनेजमेंट है, कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट। तो हम लोग लास्ट क्लास में सर्विस डेस्क, इंसिडेंट मैनेजमेंट, प्रॉब्लम मैनेजमेंट के बारे में डिस्कशन किए थे। आज हम लोग डिस्कशन करेंगे रिलीज, चेंज मैनेजमेंट, रिलीज मैनेजमेंट एंड कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट। चेंज मैनेजमेंट वाले क्या करते हैं, हम लोग का जो भी चेंज मैनेजमेंट वाले क्या करते हैं, हम लोग का जो भी चेंज हम लोग का डिप्लॉय होता है, कोई भी चेंज, ठीक है, कोई भी, आप अगर छोटा सा किसी वैल्यू को अपडेट भी करते हो दैट इज ऑल्सो ए चेंज। छोटा सा वैल्यू हो चाहे बड़ा चेंज हो, ऑल दोस थिंग्स आर चेंज। ओके, कुछ भी प्रोडक्शन में कुछ भी एग्जिस्टिंग चीज चेंज होगा दैट इज कॉल्ड ए चेंज। तो उसके लिए आपको एक चेंज रेज करना पड़ेगा, चेंज मैनेजमेंट प्रोसेस के थ्रू जाना पड़ेगा। चेंज मैनेजमेंट प्रोसेस क्या है, सपोज मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ। मान लीजिए हम लोग का जो
असेंबली में भी कोई भी बिल अगर कभी कोई पॉलिटिकल पार्टी लाते हैं उसको, क्या वो लोग अपने तरफ से डायरेक्टली उसको पुश कर सकते हैं या फिर वो लोग उसको डिस्कशन करते हैं, फिर अप्रूवल मिलता है, फिर स्क्रूटनी होता है, फिर जाके वो अप्रूवल मतलब अप्रूव होता है या फिर लागू होता है? आप क्या सोच रहे हो, डायरेक्टली कोई भी रूल चेंज कर देगा क्या? डिस्कशन करते हैं पहले। डिस्कशन होता है, करेक्ट। सेम सेम चीज यहाँ पे, आप अगर कोई भी चेंज लाना चाहते हो, चाहे वो जरूरी क्यों ना हो, ओके, आप बोलोगे दैट इज रिक्वायर्ड, अगर वो चेंज नहीं होगा तो फिर दैट इज ए प्रॉब्लम। हाँ, दैट्स ओके, वो चेंज होना जरूरी है, वो चेंज अगर नहीं होगा तो आपके एप्लीकेशन में प्रॉब्लम है, यूजर बिजनेस उस प्रॉब्लम को फेस करेंगे, बिजनेस जो है इफिशिएंट वे में काम नहीं कर पाएंगे। ये आप सोचते हो या फिर आपको जिसने रिक्वायरमेंट दिया है वो सोचता है? क्या ऐसा सारे सोचते हैं? उसकी वजह से आपका एक चेंज मैनेजमेंट प्रोसेस है। चेंज मैनेजमेंट वाले इंश्योर करते हैं कि आप जो भी चेंजेस करना चाहते हो दैट इज वैलिड एंड प्रॉपर एज पर द कंपनी स्टैंडर्ड। वो प्रॉपर है, वैलिड है कंपनी स्टैंडर्ड के हिसाब के लिए, और कंपनी को चाहिए। ठीक है, आपको कुछ कुछ क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे व्हाई दिस चेंज इज रिक्वायर्ड, व्हाट इज द बेनिफिट टू कंपनी, व्हाट इज द बेनिफिट टू बिजनेस, ऐसा करके आपको क्वेश्चन पूछा जाता है। फिर पूछते हैं अगर ये चेंज नहीं जाएगा तो क्या इम्पैक्ट होगा, ये चेंज अगर जाएगा तो क्या बेनिफिट मिलेगा। तो ये सारे चीज स्क्रूटिनी होते हैं। ये कौन करता है? चेंज मैनेजमेंट वाले करके, उसके बाद आपके चेंज को अप्रूवल मिलता है, देन ओनली यू कैन प्रोसीड एंड अप्लाई द चेंज इनटू द प्रोडक्शन एंड अदरवाइज नहीं कर सकते आप। ओके, इट इंश्योर्स, कौन इंश्योर करता है? चेंज मैनेजमेंट वाले। इट इंश्योर्स, it ensures standardized method and procedure are used for efficient, prompt, and authorized handling of all changes in IT infrastructure। तो आपका जो IT इंफ्रास्ट्रक्चर में जो भी चेंजेस होते हैं, ठीक है, आईटी इंडस्ट्री में जो भी मतलब आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब आपका जो एग्जिस्टिंग सिस्टम है, एग्जिस्टिंग सिस्टम में जो भी चेंजेस होते हैं, वो चेंज मैनेजमेंट वाले उस चेंज को स्क्रूटिनी करते हैं एंड वो इंश्योर करते हैं कि ये जो आपका स्टैंडर्डाइज प्रोसेस या फिर जो भी मेथड है आपके ऑर्गेनाइजेशन में, वो प्रॉपरली फॉलो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो उनका मेन काम क्या है? They mainly responsible to verify all the information. They mainly responsible to verify all the information related to issue और change, एंड जो भी इशू एंड चेंज के लिए जो है वो रिलेटेड इंफॉर्मेशन है कि नहीं, एंड अरेंज ए कैब मीटिंग जिसको बोलते हैं चेंज एडवाइजरी बोर्ड मीटिंग टू अप्रूव द चेंज बाय कैब मैनेजर। तो एक चेंज एडवाइजरी बोर्ड का एक कैब मैनेजर रहता है जो कि वो सारे चीज को डिस्कशन करता है कॉल में एंड आपको अप्रूवल देता है। ओके, कैब मीटिंग शेड्यूल्ड ऑन एवरी थर्सडे 9 AM। तो आपका अगर चेंजेस वीकेंड में, नॉन बिजनेस आवर यानी कि वीकेंड में जाता है, अगर नॉन बिजनेस आवर आप बोलते हो वीकेंड में आपका चेंज इंप्लीमेंट होता है, देन एवरी थर्सडे को डिस्कशन होके आपका अप्रूवल मिलना चाहिए या फिर अप्रूवल आपको मिलता है। ओके, देन आप चेंज जो है सैटरडे को इम्प्लीमेंट कर सकते हो। तो कितने तरह के चेंज होते हैं? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ चेंजेस आर देयर? थ्री, तीन तरह के चेंजेस होते हैं। स्टैंडर्ड चेंज होता है, नॉर्मल चेंज होता है, इमरजेंसी चेंज होता है। ठीक है, नॉर्मल चेंज जो होता है, नॉर्मल चेंज को पहले समझते हैं, फिर आपको स्टैंडर्ड चेंज एंड इमरजेंसी चेंज इजी होगा समझते हैं। नॉर्मल चेंज क्या होता है? आप एक चेंज रेज करोगे, उसमें सारे डिटेल फिल करोगे, उस डॉक्यूमेंट मतलब जो भी चेंज रिकॉर्ड है, फिर वो चेंज जो कॉम्प्लेक्स टीम होते हैं, चेंज कॉम्प्लेक्स टीम, वो उसको रिव्यू करेंगे। अगर आपके चेंजेस में कोई भी डॉक्यूमेंटेशन या फिर कोई भी स्टेप्स मिसिंग है या फिर नॉट एज पर द कंपनी स्टैंडर्ड, देन दे रेज द क्वेश्चन। वो क्वेश्चन रेज करेंगे कि आपका जो है चेंज आज पर द स्टैंडर्ड रेज नहीं हुआ है, देन यू नीड टू रेक्टिफाई एंड सबमिट इट अगेन। तो फिर वो जाके चेंज कंप्लेंट्स टीम से अप्रूवल मिलता है। चेंज कंप्लेंट्स टीम एक बार अप्रूव करने के बाद फिर हो जाता है चेंज मैनेजमेंट टीम के पास। चेंज मैनेजमेंट टीम फिर वो कैब कॉल अरेंज करता है। तो ये जो प्रोसेस आप सोच रहे हो, ये तो वन डे प्रोसेस नहीं होगा ना,
इसके लिए क्या होता है, एक कट ऑफ टाइम रहता है। आपका जो थर्सडे को कॉल है, तो आपका वेडनेसडे 10 ओ क्लॉक तक आप सारे चेंज जो है डिटेल सबमिट करके कंप्लेंट्स टीम से आपको अप्रूवल ले लेना है और आपके टेक्नोलॉजी ओनर से अप्रूवल ले लेना है। देन ओनली दे विल डिस्कस इन ऑन थर्सडे 9 AM कॉल। आप अगर डिले करते हो वेडनेसडे 10 AM के बाद आप सबमिट करते हो, मैं जो भी बोल रहा हूँ IST टाइम में, ठीक है, तो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम में, तो अगर वो क्रॉस हो जाता है देन दे विल नॉट एक्सेप्ट दैट चेंज फॉर दैट वीक। तो वो रिव्यू में डिस्कशन नहीं होगा, फिर आपका चेंज नहीं जा सकता उस वीक पर। एनी हाउ आपको चेंज सबमिट करके अप्रूवल सारे ले लेने हैं बिफोर वेडनेसडे 10 AM। तो उसके लिए आपको मंडे से मिनिमम ट्यूसडे से काम करना पड़ेगा, ठीक है। ट्यूसडे सारे काम करके टेस्ट केस वगैरह TSR जो टेस्ट साइन ऑफ रिपोर्ट, वो सारे चीज़ आपको अटैच करके चेंज रिकॉर्ड में सारे चीज़ भर के आपको सबमिट करना पड़ेगा। देन ओनली यू विल गेट द अप्रूवल बाय वेडनेसडे 10 AM मॉर्निंग, ठीक है। तो उसके लिए एटलीस्ट आपको 1-2 दिन का टाइम चाहिए। तो मान लीजिए कोई ऐसा इशू है जो कि इमीडिएटली उसका अटेंशन चाहिए, जो अगर आप इमीडिएटली अटेंशन नहीं देते हो देन इट विल बी अ प्रॉब्लम। जैसे कि एक इशू हुआ है, कोई भी यूजर लॉगिन नहीं हो पा रहा है, आपको एक अपडेट क्वेरी रन करना है, सारे यूजर लॉक हो गए हैं, अपडेट क्वेरी लॉक रन करोगे, अनलॉक होगा तब जाके सारे यूजर काम कर सकते हैं। तो उसके लिए आप वेट नहीं करोगे ना, वन थर्सडे कॉल होगा, मान लीजिए ये इशू फ्राइडे को हुआ, देन यू कैन नॉट वेट टिल थर्सडे, डिस्कशन होगा फिर नेक्स्ट फ्राइडे को, तो 1 वीक डिले हो रहा है ना। तो उस केस में आपको इमरजेंसी चेंज रेज करना है। इमरजेंसी चेंज से क्या होता है, इमीडिएटली आपको सारे डिस्कशन करने हैं, किसके साथ, वही कैम मैनेजर, आपके सर्विस मैनेजर, आपके टेक्नोलॉजी मैनेजर, सब कॉल में आएंगे, सबको आप इशू एक्सप्लेन करोगे एंड आप बोलोगे क्यों ये इमरजेंसी है। ऑल दिस थिंग्स दे विल अप्रूव ओवर द ईमेल एंड इन दैट चेंज रिकॉर्ड, मतलब उसी कॉल में ही। फिर आपको अप्रूवल मिलने के बाद यू कैन इम्प्लीमेंट द चेंज इमीडिएटली, दैट इज इमरजेंसी चेंज, ओके। और एक होता है स्टैंडर्ड चेंज। स्टैंडर्ड चेंज मतलब कुछ एक इशू है जो कि रिपीटेडली आते हैं, ठीक है, ह्यूमन एरर की वजह से हो या फिर टेक्निकल ग्लिच की वजह से हो, कुछ ना कुछ इशू जो है वो रिपीटेडली आते हैं, जिसको आपको इमीडिएटली एक्शन लेना पड़ेगा, नहीं तो फिर इम्पैक्ट होता है, जो आपको पता है। तो उससे क्या होता है कि 3 नॉर्मल चेंज के बाद उसको स्टैंडर्डाइज कर देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ, एवरी मंथ आपका एक विंडोज टीम एक पैच देते हैं, उसको आप अपने सर्वर में, विंडोज सर्वर में अगर पैच नहीं करोगे तो आपका जो है सर्वर थ्रेट रहेगा, नॉन कंप्लेंट रहेगा, वल्नरेबल रहेगा, आपका कोई भी हैकर उसको हैक कर सकता है। तो ये एवरी मंथ आता है और एवरी मंथ आपको बाय एंड ऑफ दैट मंथ आपको इंस्टॉल करना है, आपको पता है। तो उसके लिए आप हमेशा नॉर्मल चेंज रेज करोगे, हमेशा डिस्कशन करोगे, इट्स नॉट रिक्वायर्ड। आफ्टर 2 और 3 साइकिल यू विल गो एंड क्रिएट ए स्टैंडर्ड चेंज। स्टैंडर्ड चेंज क्या होता है, प्री डिफाइंड टेम्पलेट रहता है, प्री अप्रूव रहता है, हर कोई उसको अप्रूव करके रखते हैं, आप खाली वो टेम्पलेट देके सबमिट करोगे, आपका चेंज रेडी। उसके लिए किसी का अप्रूवल नहीं चाहिए, उसको कैब मीटिंग में डिस्कशन करना भी नहीं चाहिए, ओके, दैट इज नोन एज स्टैंडर्ड चेंज। तो चेंज 3 तरह के होते हैं, एक स्टैंडर्ड चेंज जो कि हम लोग को पता है, हमेशा हम लोग करते हैं, इमरजेंसी चेंज जिसको इमीडिएट अटेंशन देना है, नॉर्मल चेंज जो कि वंस ए वाइल होता है, एंड नॉर्मल चेंज प्रोसेस देके जाना पड़ता है। कोई भी चेंज हो उसको चेंज मैनेजमेंट वाले रिव्यू करते हैं। ऐसा नहीं कि आप स्टैंडर्ड चेंज रेज करके इम्प्लीमेंट करके चले गए, वो रिव्यू नहीं होगा, वो बाद में रिव्यू होगा। अगर आप गलत तरीके से गलत चीज़ किए हो देन ऑल्सो यू विल गेट स्क्रूटिनाइज, आपको बोला जाएगा ये स्टैंडर्ड चेंज, आप बोलोगे हमेशा एक चेंज रेज होता है मंथली पैचिंग के लिए, आप उसको रेज करके किसी यूजर का प्रोफाइल अपडेट कर दोगे, विच इज नॉट करेक्ट, तो आपको फ्लैग लगेगा, चेंज कंप्लेंट्स का फ्लैग, फिर आपका उस साल का हाइक नहीं हो सकता है, आप अगर बड़ा मिस्टेक किए हो आपका जॉब भी जा सकता है, ठीक है। तो ये चेंजेस होते हैं। चेंजेस जो भी आप करोगे एक प्रॉपर प्रोसेस के थ्रू वो चेंज रिकॉर्ड या फिर आपका चेंज डिटेल अप्रूव होता है, देन ओनली यू कैन गो एंड इम्प्लीमेंट द चेंज। चेंज सारे अप्रूव हो गए, अभी आपको वो स्टेप्स फॉलो करके आपको चेंज इम्प्लीमेंट करना है, ठीक है। मान लीजिए आप कोई बड़ा सा चेंज कर रहे हो एंड छोटे चेंज में क्या होता है, छोटे चेंज मतलब अगर इट्स डिपेंड्स ऑन यू ओनली,
आप अगर खुद कर रहे हो, किसी का ज़रूरत नहीं है, देन आपको कोई कोऑर्डिनेट करने का आपको कोई कोऑर्डिनेट कर नहीं करता है। अगर मान लीजिए कोई बड़ा चेंज आप कर रहे हो, ओके? जैसे कोई एक बिल्डिंग बन रहा है या फिर कोई रोड बन रहा है, तो टेंडर इश्यू होता है, फिर कॉन्ट्रैक्टर उस कॉन्ट्रैक्ट को लेते हैं, फिर वो अपना मटेरियल ला के डालते हैं या फिर वो जो भी करते हैं, फिर अपना वो जो मिस्त्री वगैरह को एंगेज करते हैं, लेकिन उनको सुपरवाइज करने के लिए वो लोग कैसे काम करेंगे, क्या काम करेंगे, वो सुपरवाइज करने के लिए उनको एक बंदा चाहिए कि नहीं चाहिए? मतलब क्या काम करेंगे, कब करेंगे, कहाँ पे करेंगे, उनको सुपरवाइज करने के लिए एक बंदा चाहिए कि नहीं चाहिए? हाँ सर, चाहिए सर। तो रिलीज मैनेजमेंट टीम जो है, वो जस्ट काइंड ऑफ आपका सुपरवाइजिंग टीम। एक चेंज जो है वो अप्रूव होने के बाद वो टीम इंश्योर करता है, वो जो रिलीज मैनेजमेंट वाले, कि वो एक कोऑर्डिनेटेड अप्रोच में एक दूसरे के साथ ठीक से कोऑर्डिनेट करके उस चेंज को या फिर वो जो काम को इम्प्लीमेंट किया जा रहा है कि नहीं जा रहा है, उसको वो लोग देखते हैं। जैसे एंगेज करते हैं, करेक्ट टाइम में करेक्ट लोग को एंगेज करना, कोऑर्डिनेट करना, दैट इज द वर्क फॉर चेंज मैनेजमेंट टीम। ओके? चेंज मैनेजमेंट टीम जो आप देखोगे, इट ensures that all technical and non-technical aspect of a release are handled with a coordinated approach. It ensures that all technical and non-technical aspect of a release, जो भी रिलीज होता है, जो भी चेंज होता है, तो वो एक कोऑर्डिनेटेड अप्रोच में हैंडल होना चाहिए। उसको इंश्योर कौन करता है? रिलीज मैनेजर या फिर रिलीज टीम। They are responsible for actual implementation of all changes in IT infrastructure. IT infrastructure में जो एक्चुअल चेंजेस होते हैं, उसको किस तरह से कोऑर्डिनेट करके किस तरह से इम्प्लीमेंट करना है, वो एक्चुअली वो लोग रिस्पॉन्सिबल होते हैं या फिर उसको एक्चुअल में इम्प्लीमेंट करवाने में हेल्प करते हैं। ओके? कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट। कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट जो भी आपके हार्डवेयर होते हैं, देखिए आपका एक सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री विदाउट हार्डवेयर के नहीं चल सकता ना। जैसे सर्वर चाहिए, बहुत सारे चीज़ें चाहिए, राउटर चाहिए, नेटवर्क डिवाइस चाहिए, लैपटॉप चाहिए, सीपीयू चाहिए, ठीक है? बहुत सारी चीज़ चाहिए। विदाउट इंफ्रास्ट्रक्चर, विदाउट प्रॉपर सेटअप आप एक इंडस्ट्री, सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री रन नहीं कर पाओगे ना। तो जो सेटअप है वो सारे को मान लीजिए आप हार्डवेयर बोलते हैं। सर्वर हो गया आपका, कोई भी डिवाइस हो गया, तो हर एक यहाँ पे चीज़ जो कि हार्डवेयर आइटम है, उसको कॉन्फ़िगरेशन आइटम कहा जाता है। और वो कॉन्फ़िगरेशन आइटम एक कंट्रोल्ड वे में मेंटेन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है? उसको प्रॉपर्ली कंट्रोल किया जा रहा है कि नहीं जा रहा है, उस इंफ्रास्ट्रक्चर में कोई इश्यू है कि नहीं, उसको आइडेंटिफाई करके उसको प्रॉपर्ली रेक्टिफाई किया जा रहा है कि नहीं जा रहा है रेगुलर बेसिस पे, उसको रिन्यू किया जा रहा है कि नहीं। तो एक दिन आएगा ना, वो मशीनरी चीज़ है ना, एक दिन आएगा पूरा शट डाउन हो जाएगा। फिर क्या करोगे? बिज़नेस स्टॉप? नहीं, उसको एक टीम मैनेज करता है, वो सारे इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सारे हार्डवेयर चीज़ को। इट प्रोवाइड्स ए लॉजिकल मॉडल ऑफ आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर। इट प्रोवाइड्स a logical model of IT infrastructure by identifying, controlling, maintaining, verifying the version of all configuration items. सारे जितने भी कॉन्फ़िगरेशन आइटम्स हैं, उसको प्रॉपर्ली मेंटेन करके, उसको प्रॉपर्ली वेरीफाई करके, आइडेंटिफाई करके क्या इशू क्या नहीं, वो सारी चीज़ को काम करने में हेल्प करते हैं ये कॉन्फ़िगरेशन आइटम वाली टीम। दे विल हैंडल द इंफ्रा पार्ट ऑफ द एप्लीकेशन। जो भी आप सुने हो ना, हार्डवेयर नेटवर्किंग करके जॉब करते हैं सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में, उन्हीं लोगों का ये प्रोफाइल है। सुने हो ना हार्डवेयर नेटवर्किंग? हाँ, उन्हीं लोगों का ये प्रोफाइल है। हाँ, वो लोग मेनली डेटा सेंटर में जाके काम करते हैं, उनका पूरा सर्वर वर्वर का उनका एक्सेस रहता है। ठीक है? एक्सेस मतलब वो हार्डवेयर लेवल में काम। ओके? कुछ डिस्क करप्ट हो गया, कुछ उनका जो फैन है वो फैन खराब हो गया, वो सारी चीज़, लैन केबल वगैरह वगैरह, वो सब सारी चीज़ वो लोग देखते हैं। ठीक है? ओके, फिर हम लोग आते हैं,
तो ये अभी तक ठीक है। मैं एक ये टॉपिक शुरू करने से पहले हम लोग अभी तक जितने भी डिस्कशन किए ये जस्ट हम लोग का क्या काम होता है सपोर्ट में एंड क्या प्रोसेस फॉलो करके हम लोग करते हैं एंड टिकट कैसे आता है उसका एसएलए यानी कि कितने टाइम के अंदर उसको रिजल्व करना है, ये सारी चीज हम लोग डिस्कशन किए, मोस्टली प्रोसेस ओरिएंटेड चीज। अभी हम लोग डिस्कशन करेंगे कि हम लोग ये सारे प्रोसेस फॉलो करके क्या क्या काम करते हैं एंड उस काम करते टाइम हम लोग को जो टूल्स की जरूरत पड़ते हैं वो टूल्स क्या है और उस टूल्स को हम लोग किस तरह से यूटिलाइज करते हैं। ये सारी चीज हम लोग अभी डिस्कशन करेंगे अपकमिंग क्लास में या फिर आज की क्लास में। ओके। टूल्स जो है हम लोगों को क्या क्या टूल्स मेनली चाहिए होते हैं, ठीक है, टू रन डेटाबेस क्वेरी। हम लोग को डेटाबेस क्वेरी रन करने के लिए डेटाबेस टूल्स की जरूरत होते हैं। आप ओरेकल के बारे में अगर बात कर रहे हो तो ओरेकल सपोर्टेड ये 3 टूल है मार्केट में, मोस्टली एसक्यूएल डेवलपर यूज होता है। ओके। प्रोसेस और एप्लीकेशन मॉनिटरिंग टूल, आपका जो एप्लीकेशन है, आपका जो सिस्टम है, आप उसको मॉनिटर करते रहते हो कंटिन्यूसली। ओके। उस प्रोसेस को, उस सिस्टम को मॉनिटर करने के लिए आपको एक टूल या फिर सॉफ्टवेयर का जरूरत पड़ता है, जिसको आप नेटकूल करके एक मार्केट में एप्लीकेशन अवेलेबल है। आईटीएलएस मोस्टली कॉमनली यूज होता है, एप्नोमिस करके है, डायनाट्रेस करके है, इस तरह से बहुत सारे सॉफ्टवेयर मार्केट में अवेलेबल है। आप बोलोगे मैं आईटीएलएस यूज करता हूँ। फिर आपका जो जॉब या फिर बैच रन होता है उसको मॉनिटर करने के लिए आपका ऑटोसिस है, कंट्रोल एम। तो मोस्टली आप कंट्रोल एम या फिर ऑटोसिस, दोनों में से कोई एक बोलने से चलेगा, आप बोलोगे मैं ऑटोसिस यूज करता हूँ। ठीक है। फिर आपका जो टिकट रेज होता है, टिकटिंग टूल, आप बोलोगे मैं सर्विस नाउ यूज करता हूँ। जैसे हम लोग का बीएमसी रेमेडी, सर्विस डेस्क मैनेजर, इस तरह से बहुत सारे टिकटिंग टूल मार्केट में अवेलेबल है। यूनिक्स सर्वर का जो एक्सेस लेने के लिए आप पुटी यूज करते हो, मार्केट में इसे एसएचएस टेक्सिया ऐसे करके अवेलेबल है। ओके। फाइल ट्रांसफर करने के लिए सर्वर से आपके लोकल सिस्टम को, फिर आपके लोकल सिस्टम से आपके सर्वर को फाइल ट्रांसफर करने के लिए ये एक टूल यूज होता है, विन एसएपी करके, फाइल जेरा करके भी यूज होता है। तो ये सारे टूल आपको हेल्प करते हैं काम करते टाइम, आपके सिस्टम को या फिर आपके वर्किंग जो वर्क इफिशियंसी है उसको प्रॉपरली इफेक्टिव वे में मैनेज करने के लिए ये सारे चीज आपको चाहिए होता है। यूजुअली प्रोडक्शन सपोर्ट में आप क्या क्या एक्टिविटी करते हो या फिर क्या क्या वर्क करते हो, मेनली आप इशू रिजॉल्व करते हो या फिर रिक्वेस्ट रिजॉल्व करते हो, आप हैंड ओवर देते हो या फिर हैंड ओवर लेते हो, हेल्थ चेकअप करते हो, आपके सिस्टम का हेल्थ चेकअप करते हो, मॉनिटरिंग करते हो, सिस्टम मॉनिटरिंग करते हो, जॉब या फिर बैच मॉनिटरिंग करते हो, रिलीज डीआर एक्टिविटी करते हो। डीआर एक्टिविटी क्या है हम लोग डिस्कस, ऑल टाइप्स ऑफ मीटिंग में आप इन्वॉल्व होते हो, हाउ टू वर्क इन विंडोज सर्वर, इस तरह से विंडोज सर्वर में थोड़ा सा मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, यूनिक्स तो आप पढ़ोगे, विंडोज सर के पास पढ़ रहे हो, जो लोग पढ़ रहे हो या फिर जिनको पता है पहले से आप लोगों को पता है, तो वो नहीं चाहिए आप लोगों को। ठीक है। तो विंडोज का आपको लगता है मैं सारी चीज जानता हूँ विंडोज में, सिंस आई एम वर्किंग या फिर सिंस आई एम यूजिंग सिंस चाइल्डहुड, लेकिन कुछ चीजें हैं जो कि आप यूज नहीं करते हो या फिर आपको नहीं पता होगा या फिर पता भी होगा, तो हम लोग उसको थोड़ा रिकैप कर देंगे। ठीक है। तो ये सारे चीज जो है वो हमारे अपकमिंग क्लासेस में ये सारे डिस्कशन हम लोग करेंगे, एलेबोरेट कर हर एक चीज को इन डिटेल में। इशू जो है हम लोग 10 से 15 इशू डिस्कशन करेंगे। ओके। एंड ये सारे चीज कैसे प्रिपेयर होते हैं, हैंड ओवर कैसे, हेल्थ चेकअप किया जाता है, कैसे मॉनिटरिंग किया जाता है, एंड रिलीज डीआर एक्टिविटी कैसे होता है। ओके। मीटिंग क्या क्या होते हैं, कैसे हम लोग उसमें इसको डन करते हैं, उन काम करते हैं। ओके। किसी को कुछ डाउट है आज की क्लास से? बैच शेड्यूल, बैच शेड्यूलिंग जो है वो हम लोग कंट्रोल में या फिर हमारे ऑटोसिस में हम लोग करते हैं। बैच शेड्यूलिंग क्या होता है, एक पर्टिकुलर टास्क होता है, जनरेट कुछ भी काम करने के लिए उसको ऑटोमेटेड करते हैं, बट वो उस पर्टिकुलर टाइम में रन होगा
उसको हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे कि इस पर्टिकुलर टाइम में रन होगा? तो उसके लिए हम लोगों का क्रॉन है यूनिक्स में, बट क्रॉन में सारी चीज़ पॉसिबल नहीं। तो इसीलिए हम लोगों का जो थर्ड पार्टी टूल है कंट्रोलर या फिर ऑटोसिस हम लोग यूज करते हैं। तो एक स्क्रिप्ट है, आप एक स्क्रिप्ट लिखे हो आपके सर्वर में है, पड़ा हुआ है। मान लीजिए वो स्क्रिप्ट का क्या काम है, हर दिन वो स्क्रिप्ट रन होता है एंड आपके जितने भी यूजर उस दिन के लॉगिन हुए हैं उनका डिटेल निकाल के कि आजकल आजकल सॉरी आज के डेट में कौन कौन लॉगिन हुए हैं, ऑल द यूजर्स लॉग इन टूडे इनटू दिस एप्लीकेशन, वो ऑडिट के लिए ऑडिट टीम को आप भेजते हो। तो ऑडिट टीम चेक करते हैं सारे वैलिड यूजर हैं कि नहीं। उनका भी सॉफ्टवेयर होगा, वो लोग वैलिडेशन करते हैं, दैट इज डिफरेंट। बट वो रिपोर्ट जनरेट कैसे होगा? हर दिन तो बैठ के आप क्वेरी रन नहीं करके दोगे ना, तो आप उसको ऑटोमेटेड कर देते हो। आप एक स्क्रिप्ट लिखे हो, पर्टिकुलरली रात के 9 बजे दिन भर का जितने भी यूजर लॉग इन हुए हैं वो जनरेट होगा रिपोर्ट और उनको चला जाएगा मेल के जरिए। वो स्क्रिप्ट आपने लिख दिया, लेकिन उस को ट्रिगर कम करेगा। वो स्क्रिप्ट को आप शेड्यूल कर देते हो कंट्रोल एम या फिर ऑटोसिस में। वहां से एक सिग्नल आता है कि ये स्क्रिप्ट रन होगा, और फिर वो स्क्रिप्ट अपना काम कर जाता है। तो वो जो बैच है या फिर जॉब है, बैच और जॉब इज नथिंग बट ए स्क्रिप्ट और ए टास्क जो कि आप रन करवाते हो टू डू सर्टन वर्क और टू परफॉर्म सर्टन वर्क ऑटोमेटिकली। ओके, समझ गए या फिर कोई डाउट है? हाँ, सिविल cron job, but cron job cannot handle all the condition, all the requirement। ठीक है, तो इसीलिए कंट्रोलर में या फिर ऑटोसिस का यूज होता है। हाँ, ठीक है, अगर कोई किसी का